आप एक दिन ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और वहाँ से खाने की चीज़ें लाते हैं। खाने की चीज़ें लाने के बाद आप अपने फैमिली के साथ अच्छा खासा भोजन करते हैं। पर आपको क्या मालूम है, जो खाना आपके घर तक पहुँच रहा है, उसके लिए जो सप्लाई चेन का यूज़ होता है, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। Around the world have led to labor shortages, supply chain disruption, and a reduction in international trade. A giant container ship ran aground in the Suez Canal after losing power. Parts of Europe and North America are facing a glut. Warehouses are full, they're overflowing, farmers cannot find buyers, and prices are dropping sharply. Wherein the government has imposed checks on export of basmati rice to contain inflation. एक ऐसा सिस्टम जो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है और जिसमें एक देश का प्रॉब्लम दूसरे देश के नागरिकों को खाने पीने में दिक्कत पहुंचाता है। आज दुनिया का खाना सिर्फ लोकल फार्म से नहीं बनता है, बल्कि फर्टिलाइजर्स और व्हीट आपको रसिया से मिलता है, आपका एडिबल ऑयल साउथ ईस्ट एशिया से मिलता है, सोयाबीन लैटिन अमेरिका से मिलता है। आज के ज़माने में जब क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं और जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम ये नहीं होता है या फिर सवाल ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम या फिर दिक्कत कितनी बड़ी होगी, बल्कि ये प्रॉब्लम होता है कि दिक्कतें कितनी ज़्यादा बड़ी होंगी और कितने देर तक सस्टेन करेंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरीके से मैनेज होता है। ये सिस्टम बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, पर अंदर से किस तरीके से खोखला होता जा रहा है, साथ ही साथ इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आप देख रहे हैं क्यूरियस माइंड, जहां अंधे के सवालों के जवाब मिलते हैं। आज का ग्लोबल फूड सिस्टम एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, रेजिलियंस के लिए नहीं। इसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल है हाइपर स्पेशलाइजेशन। मतलब हर कंट्री थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। कुछ ही कंट्रीज कुछ चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं और पूरी दुनिया उन पर डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए रशिया और यूक्रेन दुनिया का लगभग 25 से 30% व्हीट एक्सपोर्ट अकेला करता है। साथ ही अगर हम ब्राज़ील को पकड़ें तो ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा सोया एक्सपोर्टर है। साउथ ईस्ट एशिया एडिबल ऑयल का मेजर हब है और फर्टिलाइजर्स कुछ ही देशों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड वे में प्रोड्यूस होती है। इस स्पेशलाइजेशन ने सिस्टम को सस्ता और फास्ट बना दिया है, लेकिन इसने एक और चीज़ भी किया है, सिस्टम को इंटरडिपेंडेंट बना दिया है। आज दुनिया का लगभग 80% वॉल्यूम ऑफ जो ट्रेड है वो सी रूट से ही होता है, लेकिन उनमें भी कुछ स्पेशल चोक पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल पासेस हैं जिनमें ट्रेड डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट का होता है। फॉर एग्जांपल मलय पास, सुएज कनाल या फिर पनामा कनाल, यहाँ पे अगर कोई शिप रुक जाता है या फिर फंस जाता है तो दुनिया में चीज़ों का दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रेड बहुत ही ज़्यादा रुक जाता है और ये चोक पॉइंट्स इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडर्न फूड लॉजिस्टिक्स लार्जली जस्ट इन टाइम मॉडल पर चलती है, यानी ज़्यादा बफर स्टॉक नहीं, ज़्यादा मार्जिन नहीं। एक जगह पर अगर डिले होता है तो दूसरी जगह पर शॉर्टेज फील होना शुरू हो जाता है। इंडिया भी इस सिस्टम से अलग नहीं है। हम फूड प्रोडक्शन में तो स्ट्रांग है, लेकिन हमारा एडिबल ऑयल इसका 60% से भी ज़्यादा इम्पोर्टेड होता है। साथ ही हम फर्टिलाइजर्स के लिए भी ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ये बायोकेमिकल भी हो सकता है, सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पर अगर कोई शॉक आता है तो लोकल आदमी भी उसे फील करेंगे, और ये डायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट इंटरकनेक्टेड होता है क्लाइमेट के साथ। लेकिन क्लाइमेट का इफेक्ट फूड सिस्टम या फिर लॉजिस्टिक्स पर क्या आता है, चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। ऐतिहासिक तौर पे देखें तो एग्रीकल्चर प्रेडिक्टेबल होगा कि हम वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर कुछ डेकेड से ये चीज़ें टूट रही है और ये असम्पशन जो हो रहा था ये पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। हीट वेव ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, सूखा और बाढ़ एक साथ हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब एक साथ हो रहे हैं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में। स्टडीज दिखाते हैं कि हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के कारण व्हीट का यील्ड 6% के आसपास कम हो जाता है। साथ ही साथ जो फ्रेश वाटर यूजेज होता है वो 70% होता है एग्रीकल्चर के लिए। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मानसून वेरिएबिलिटी 30% के आसपास बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि मानसून को और ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि हमारे पास और भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ अमेरिका में हीट वेव आ जाता है, यूरोप में सूखा पड़ जाता है और एशिया में अगर फ्लड आ जाते हैं, तो सारे के सारे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएंगे और दुनिया में मल्टीपल तरीके के फूड क्राइसिस हो जाएंगे। इंडिया के लिए मानसून एक लाइफलाइन है,
पर एक साथ बहुत ज़्यादा जब रेन हो जाता है तो रेन हार्वेस्टिंग हो नहीं सकता है। साथ ही साथ अगर सूखा पड़ जाता है या फिर बारिश कम होती है तो खेती बाड़ी में दिक्कत आती है और ग्राउंड वाटर का यूजेस बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर शॉर्टेज होता है, जिसके लिए हमने पास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसलिए हम जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं होता है, बल्कि एक सोशल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इशू से भी जुड़ जाता है। पर इसका इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स पे क्या आता है, चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। जब दुनिया स्टेबल होती है तो फूड एक इकोनॉमिक कमोडिटी होता है, ट्रेड का हिस्सा। लेकिन जब दुनिया इनस्टेबल हो जाता है तो फूड एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बन जाता है। हिस्ट्री में हमने कई बार देखा है कि फूड अवेलेबिलिटी और पावर के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है। आज भी वो रिलेशन जिंदा है, लेकिन उसका फॉर्म बदल गया है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ने फूड सप्लाई को डायरेक्टली हिट किया है। ब्लैक सी का कॉन्फ्लिक्ट इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। हमने पहले ही कहा है कि रशिया और यूक्रेन दुनिया का लगभग 30% व्हीट एक्सपोर्ट और 20% कॉर्न एक्सपोर्ट हैंडल करता है। लेकिन जैसे ही पोर्ट्स हिट हुई और डिसरप्शंस आई, इंश्योरेंस बढ़ गया, फूड कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया। इसका इफेक्ट सिर्फ यूरोप पर लिमिटेड नहीं रहा। जो भी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के इंपोर्टिंग कंट्रीज थे, उन पर भी इसका डिपेंडेंसी और इसका इफेक्ट देखने को मिला। और इससे एक नया चीज़ उभर के आया, फूड एक्सपोर्ट कंट्रोल और फूड नेशनलिज्म। 2022 के बाद 30 कंट्रीज ने फूड एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई। किसी ने व्हीट पर, किसी ने शुगर पर, किसी ने राइस पर। लॉजिक सिंपल था, पहले अपने पॉपुलेशन का सिक्योर करो, बाकी का बाद में देखा जाएगा। इंडिया का भी यही मोटो था। इंडिया ने अपने व्हीट और राइस एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां लगाई, खासकर बासमती राइस। ये कोई आइसोलेशन स्टेप नहीं था, बल्कि ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स था ग्लोबल वॉलेटिलिटी टुवर्ड्स फूड के प्रति। फूड इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक इशू नहीं होता है, ये पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट डालता है। फूड शॉर्टेजेस ने हिस्ट्री में अनरेस्ट, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, यहाँ तक कि रेजिम चेंजेस को भी ट्रिगर किया है। इसी कारणवश अभी इंक्रीजिंगली इसको एक नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से भी देखा जा रहा है। और ये सिर्फ फूड ग्रेन्स तक ही लिमिटेड नहीं है। फर्टिलाइजर्स दुनिया पर एक साइलेंट प्रेशर पॉइंट या फिर एक साइलेंट प्रेशर डालता है। रशिया, बेलारूस और चाइना दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज पोर्शन, स्पेशली फॉस्फेट्स और पोटास, इन दोनों का प्रोड्यूसर है। जब सैंक्शंस, डिसरप्शंस या फिर लॉजिस्टिक कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके कारण फर्टिलाइजर्स के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलता है। खासकर रशिया का जो भी सैंक्शन लगा हुआ है, उसके कारण फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और इसी कारण जब फर्टिलाइजर महंगा होता है तो फूड प्रोड्यूस करना भी महंगा हो जाता है और एंड प्रोडक्ट जो आता है वो भी महंगा होता है, जिसका चेन रिएक्शन हो जाता है जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालता है। जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कंज्यूमर के लाइफ में डायरेक्टली आता है, जो कि बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज कर देता है। लेकिन वो वल्नरेबिलिटी क्या है, चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। ग्लोबल फूड सप्लाई चेन का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि हम लोग विजिबल रिस्क पर फोकस करते हैं, पर एक्चुअल जो रिस्क जो इनविजिबल होता है हम उसके फोकस करते ही नहीं है। सबसे पहले एनर्जी डिपेंडेंस है। मॉडर्न जो एग्रीकल्चर होता है, जो कि ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, फॉसिल फ्यूल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज, सब के सब एनर्जी पर चलते हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग एक कैलोरी फूड को प्रोड्यूस करने के लिए 7 to 10 कैलोरीज हम एनर्जी को बर्न करना पड़ता है। इसका ये मतलब होता है कि एनर्जी प्राइसेस डायरेक्टली डिपेंड करते हैं आपके फूड प्राइसेस के ऊपर। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर एनर्जी का प्राइस बढ़ेगा तो फूड प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा फैक्टर है लेबर। कई मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग जो देश होते हैं, उनका जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना, वो एजिंग होती जा रही है। उनके यूथ्स को एग्रीकल्चर में मूव ऑन नहीं करना है, वो लोग शहरीकरण की तरफ फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा सेक्टर है, ये माइग्रेंट लेबर के ऊपर डिपेंडेंट और फोकस्ड होता जा रहा है, जिसके कारण मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने कोविड के टाइम में देखा था कि लेबर मूवमेंट को रुक जाने के कारण जो सप्लाई चेन है, जो एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग होता है, उनमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी।
तीसरा और एक काफ़ी अंडर डिस्कस रिस्क है साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी। आज के ज़माने के जो पोर्ट्स होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क होते हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज होते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं। एक मेजर साइबर अटैक ना ही सिर्फ डाटा ग्लिच को रिप्रेजेंट करेगा और उसका लॉस कराएगा, साथ ही साथ फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी पूरा बिगाड़ देगा। जब हम किसी रीजन पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो सिस्टम तो एफिशिएंट बन जाता है, पर वो सिस्टम का रेजिलियंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम स्विच केलन क्राइसिस के बारे में जानें तो हमने कुछ दिन पहले, मतलब कुछ सालों पहले हमने देखा था कि एक शिप वहाँ पर फंस गया था, जिसके कारण पूरे ग्लोबल सिस्टम में दिक्कतें आ गई थी, डिस्ट्रप्शंस हो गए थे और सारे कमोडिटीज़ का रेट बढ़ गया था। फूड सिस्टम का फ्यूचर सिर्फ वार्निंग्स पर डिपेंड नहीं करता, ये चॉइसेस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। कंट्रीज धीरे धीरे समझ रही है कि एक ही ट्रेड पार्टनर, एक ही रूट और एक ही सप्लायर पर डिपेंडेंट रहना रिस्की है। इसीलिए रीजनल सोर्सिंग, मल्टीपल ट्रेड पार्टनर्स और मल्टीपल सी रूट्स या फिर मल्टीपल ट्रेड रूट्स पर फोकस बढ़ रहा है। दूसरा एस्पेक्ट है बफर स्टॉक और स्टोरेज। इंडिया जैसे कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक ग्रेन रिजर्व एक बहुत ही बड़ा मेजर स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि स्टोरेज लॉस, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम या फिर वेस्टेज अभी भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ग्लोबल सप्लाई या फिर एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तीसरा एलिमेंट है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन और बेटर सॉइल मैनेजमेंट, ये सिर्फ एनवायरमेंटल गोल्स नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी टूल्स हैं। इंडिया के लिए ये और भी क्रिटिकल है, क्योंकि मॉनसून वेरिएबिलिटी आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसको प्रेडिक्ट करना अभी के टाइम के लिए मुश्किल है, बाद में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल लेवल पर फूड सिक्योरिटी इंक्रीजिंगली कोऑपरेशन का सब्जेक्ट बन रहा है। ट्रेड वार्स और सैंक्शंस शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर रेजिलियंस का मतलब पैनिक बाई नहीं होता। फूड वेस्ट कम करना, जो हमारे डिस्कशंस है पॉलिसी के फूड को लेकर उसको समझना और साथ ही कंजम्पशन पैटर्न्स को समझना। ग्लोबल फूड सप्लाई चेन आम दिनों में इनविजिबल रहती है, लेकिन जब भी उसमें कोई गड़बड़ी आती है तब वो इमीडिएटली विजिबल बन जाता है। आज ग्लोबल फूड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे है। ये इकोनॉमिक है, जियोपॉलिटिक है और इंफ्रास्ट्रक्चरल है। साथ ही क्लाइमेट के साथ ये एक कोलैप्स का पॉसिबिलिटी बनाता है, लेकिन रेजिलियंस भी एक चॉइस है। और जैसे पानी, एनर्जी और पॉपुलेशन इश्यूज हैं, वैसे ही फूड सिक्योरिटी और फूड भी एक इशू है, जिसके लिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पर आपको क्या लगता है, क्या हम लोग इस प्रॉब्लम से रेजिलिएंट बन पाएंगे या फिर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा खोखला हो जाएगा? आप अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे हमारा पॉपुलेशन जो कि बढ़ रहा है कैसा दिखेगा या फिर श्रिंकेज कैसे हो रहा है उसके बारे में। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि वाटर सिक्योरिटी क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वाटर कैसे डिप्लीट हो रहा है इंडिया में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।